नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र 29 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो दूसरे दिन से नए वित्तीय वर्ष के लेखानुदान होंगे प्रस्तुत। 31 मार्च को विधेयक होंगे पारित। उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे पर मंत्रियों की नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया होमवर्क पूरा। वित्त, ऊर्जा और लोक निर्माण जैसे अहम विभाग धामी रख सकते हैं अपने पास। रितु खंडूरी बनी पहली महिला उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष। निर्विरोध चुनाव के बाद सीएम धामी ने दी बधाई। तो संसदीय कार्य मंत्री होंगे प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड में आईजी एपी अंशुमान होंगे इंटेलिजेंस के नए मुखिया। उत्तराखंड शासन ने जारी किया आदेश। एपी अंशुमान है 1998 बैच के पुलिस अधिकारी। मुनी की रेती तपोवन स्थित गंगा घाट पर हादसा। नहाते समय गाजियाबाद के 2 पर्यटक डूबे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला बाहर। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। धामी कैबिनेट के निर्णय के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई और सत्र में 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 29 मार्च से विधानसभा सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के साथ ही सत्र की कार्यसूची भी तय कर दी गई है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेजकर सूचना भी दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा और अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्चे के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक पारित भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त, ऊर्जा और लोक निर्माण सरीखे अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पुराने मंत्रियों को इस बार नए विभागों का आवंटन हो सकता है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर सबकी नजर लगी है, लेकिन विभागों का आवंटन नहीं हो पाया। पहले यही माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने लखनऊ जाना पड़ा। अब माना जा रहा है मंत्रियों के कामकाज पर मंथन हो सकता है और कुछ मंत्रियों के करीबी आज विभागों का आवंटन होने की संभावना भी जता रहे हैं। तो वहीं कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा की अध्यक्ष बन गई हैं। वह निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक विधानसभा सचिव को किसी दल या सदस्य ने कोई नामांकन नहीं किया और शनिवार को निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा में सुबह 11 बजे से सभा मंडप में शुरू हुई। इस अवसर पर विधानसभा के सभी सदस्यों से उपस्थित रहे। चुनाव कराने तक वरिष्ठ विधायक और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में रहे और कार्यसूची के अनुसार बंशीधर भगत ने रितु खंडूरी को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की।
विधानसभा देखूंगी। इसमें पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला विधायक रह चुकी हूँ, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है विधानसभा में, चाहे वो महिला मीडिया की ही क्यों ना हो। हमें दिक्कत होती है, शौचालय होना चाहिए, एक बहनों के बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो ये है। उसके बाद ऑफ कोर्स सदन सुचारू रूप से चले, बजट सेशन आने वाला है, बढ़िया से चले, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उसमें भाग लें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष के नाते भाजपा ने महिलाओं को सम्मान दिया है। सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आगे उन्हें सभी नियमों के तहत विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करना है। मातृशक्ति का योगदान हमेशा से रहा है और उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के अन्य क्रियाकलाप हो, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा एक नया इतिहास। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रितु खंडूरी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि इस बार रितु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर ये इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेंगी। 2017 में जब मैं पहली बार विधायक बन के आया था, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो सिडकुल से प्रभावित है और मुझे मालूम है कि किस तरीके से युवाओं का पलायन हुआ था और मैंने ये बात सदन में भी उठाई थी। तो हमारा सबका एक ही फ़र्ज़ है, यहाँ पे मातृशक्ति और युवाओं के रोज़गार को लेके ये सरकार बहुत सीरियस है, काम करेगी। पिछली 5 साल में भी हमने ये काम करके दिखाए थे, तभी सरकार मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी में वापस उत्तराखंड की जनता ने हम पे विश्वास जताया और 2/3 मेजॉरिटी पे मिथक तोड़ते हुए हम लोग को वापस सरकार बनाने का मौका दिया। और मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की मातृशक्ति को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए है और निरंतर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक अनुभवी भी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, पढ़ी लिखी हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमने 3 इतिहास रचे। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावक और समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूँ। आज उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन भी है, आज महिलाओं के सम्मान का दिन भी है और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान महिलाओं का होता है उससे कहीं ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कहीं ऐसी कोई दूसरा दल नहीं है जहाँ उनका सम्मान इतना होता हो। तो मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि लगातार चाहे वो कैबिनेट में हो, चाहे संगठन में हो,
चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी में रेथल और हर्षिल गांव का निरीक्षण किया और पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ रेथल गांव में बैठक आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने सीवर लाइन नहीं होने की समस्या से भी अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवर समस्या समाधान के लिए वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेज बनाए जाएं। इसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। का जो काम चल रहे हैं और होम स्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है और अच्छा भी है। प्रदेश की इकॉनमी काफ़ी टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। इसको सरकार की पूरी प्राथमिकता है, इसको और बढ़ाएं। उत्तराखंड आईजी कार्मिक पुलिस मुख्यालय एपी अंशुमान को आईजी इंटेलिजेंस और सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। अब तक ये जिम्मेदारी आईजी संजय गुंजियाल उठा रहे थे, जो विगत दिनों बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हो चुके हैं। प्रमुख सचिव गृह आर.के. सुधांशु की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अंशुमान 1998 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। इस बीच नई सरकार वजूद में आने के साथ ही पुलिस में व्यापक पैमाने पर फेरबदल की भी संभावना बन रही है। इसमें कुछ जिलों के कप्तान भी बदले जा सकते हैं। अगले सप्ताह कभी भी इसके आदेश जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में काशीपुर डिपो की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में अजय कुमार को अध्यक्ष और रामचंद्र सिंह को शाखा मंत्री नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई गई। वहीं रोडवेज डिपो स्थित कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में देहरादून, टनकपुर और नैनीताल मंडल के प्रदेश कार्यकारिणी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और मंत्रीगण मौजूद रहे। इस दौरान काशीपुर डिपो की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए अजय कुमार को अध्यक्ष, रामचंद्र सिंह को शाखा मंत्री, सतीश कुमार और मोहम्मद उमर को उपाध्यक्ष, वहीं राकेश कुमार और उमेश काम्बोज को संयुक्त मंत्री, सतवीर सिंह को संगठन मंत्री सहित कई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हड़ताल नहीं है, ना ये धरना है, ना ये प्रदर्शन है। ये एक उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जो कि समय समय पे प्रत्येक डिपो में होती रहती है। और ये बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, बिल्कुल शालीनता से यहाँ पे काशीपुर बस स्टेशन पे यूनियन कार्यालय के प्रांगण में की जा रही है। बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा। वहीं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू किया है। शनिवार को आउटसोर्स कर्मियों ने ओपीडी के बी ब्लॉक परिसर में धरना दिया। इससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से महामारी के दौरान दून अस्पताल में तैनात किए गए थे। अस्पताल में स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर तैनात हैं। वहीं धरना दे रहे आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि उन्हें 31 मार्च तक सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। ऐसे में उन्हें उपनल के माध्यम से कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि बार बार कार्य बहिष्कार की नौबत न आए। वहीं हल्द्वानी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस और जिला अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस के नेतृत्व में अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों और ठेले वालों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध किया, जिसमें निगम प्रशासन और मेयर हल्द्वानी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजू रावत ने कहा कि आमजन में निगम की इस मुहिम से भय का माहौल बना है और छोटे कारोबारी, फड़ खोखे वालों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।
आज नगर निगम और शासन प्रशासन का किया जा रहा है, जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के नाम पर। आज अतिक्रमण उनको अपने हार से बौखला के नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बताइए, अगर उन्हें अतिक्रमण पे करना था कि आज से 2 महीने पहले, 1 साल पहले कहीं अतिक्रमण नहीं था हल्द्वानी के अंदर, पहले क्यों नहीं की कार्रवाई? अगर गरीब तबके के व्यक्ति के साथ कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई करनी तो बड़े तबके के व्यक्ति के साथ जो पक्के अतिक्रमण लेके बैठे हुए हैं, रोड घेर के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जिस तरह से पहले गरीब आदमी को दबाने का काम ये नगर निगम द्वारा किया जा रहा है पूर्णतः से। पहले एक तो वैसे ही कोरोना की मार से त्रस्त है, ऊपर से लोन लेके ठेले लगा के गुजर बसर अपने बच्चों की कर रहे हैं, फीस भरनी स्कूल की, सब कुछ, क्योंकि अब स्कूल वगैरह सब चालू हो गए। वो कहाँ से करेंगे? अगर वो ऐसा ही रहा तो वही लोग कल को चोरी चकारी करेंगे और हल्द्वानी में अराजकता का माहौल फैलेगा, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेयर की लापरवाही है, ये मेयर साहब की बिल्कुल लापरवाही है। कहीं ना कहीं मेयर साहब को आज लगता है कि अतिक्रमण है। मेयर साहब का 5 साल का पहले का कार्यकाल रहा, 4 साल ये पूरे हो चुके हैं, उनको कहीं अतिक्रमण नजर नहीं आया। आज वो चुनाव हारते उन्हें समझ में आता है कि शहर के अंदर अतिक्रमण फैल गया। और दूसरी बात बताइए, आप ये बताइए, नगर निगम ने इतने यहाँ पर पार्क बनाए, इन पार्क का कोई भी कभी उन्होंने देख रेख करी? आज वो हवाई जहाज आपको बताइए, वहाँ शराब की बोतलें पड़ी मिलती हैं, कि उनके रख रखाव के जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? देखिए, जिस तरह से हल्द्वानी विधानसभा भाजपा की हार हुई है, और परिणाम आने के अगले दिन से जो भाजपा के प्रत्याशी हल्द्वानी से जो नगर निगम में मेयर है रोतेला साहब, उन्होंने छोटे व्यवसायियों को, फल व्यवसायियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उनका जो व्यापार है, छोटा फल का व्यापार है, ठेलों का व्यापार है, उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो जिला प्रशासन टेंडर निकालता है और नगर निगम के लोग उनसे रोज की पर्ची काटते हैं, दैनिक पर्ची काटते हैं, उसके बाद उन्हीं को टारगेट किया जाता है, चुनावी हार होने से गाली जाती है। तो देखिए, अतिक्रमण अगर ये हटा रहे हैं, शहर में कई तरीके का अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण की जो मार पड़ रही है सिर्फ गरीबों पड़ रही है, जो 300-400 रुपए रोज कमा के अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सीधे जो हमारे हल्द्वानी से भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी चुनावी खुंदस है। और नगर निगम जो प्रशासन है, उनके सारे पे नाच रहा है और हल्द्वानी की आम जनता को उत्पीड़न किया जा रहा है। देहरादून में एनएसयूआई नेता हिमांशु रावत के नेतृत्व में यूजीसी द्वारा उत्तराखंड में लागू हुई सीयूसीईटी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रावत ने कहा कि सीयूसीईटी के अनुसार प्रदेश के जो भी महाविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उन सभी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला पाने के लिए हर छात्र को प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उसी आधार पर दाखिले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ के सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तुलना में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कम है और उस हिसाब से अगर पहाड़ के विद्यालयों से पढ़ा हुआ छात्र सीबीएसई बोर्ड से निकले हुए छात्रों के साथ परीक्षा देगा तो औसतन उत्तराखंड बोर्ड के छात्र शिक्षा की गुणवत्ता के कारण पीछे रहेगा। तो ऐसे में वो गरीब और असहाय छात्र कहाँ जाएगा? सीयूसीईटी सिस्टम लागू करा है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और उनसे जितनी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, पूरे हमारे नेशन में। तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जैसा कि सब जानते हैं और वहाँ के विद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में भी सबको पता है, कोई अनजान नहीं है, आप या हम कोई अनजान नहीं है कि किस लेवल की वहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा क्या दी जाएगी, वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। जब पहाड़ से बच्चा आता है वो कॉलेज में आशा में प्रवेश करता है कि वो एक सरकारी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करेगा। पर आईसीएसई के सरकार ने आईसीएसई, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड जितने हमारे पहाड़ी के स्कूल है। दिनेशपुर में मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब अस्वस्थ लोगों को सहायता राशि के चेक नगर अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर वितरण किए गए। इस दौरान क्षेत्र की कई महिलाओं और बुजुर्गों ने अपने चेक लेने पर सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही गदरपुर तहसील के नायब नाजीर ने कहा कि ये चेक मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में प्रशासन ने खनन की अनुमति दी है, लेकिन खनन कारोबारी रातों रात धंधा सेठ बनने के सपने सजोए हुए हैं और मानकों को दरकिनार कर दिन रात नदी का सीना चीर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खनन से अधिकारी भी आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसे में कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से आए दिन अधिकारी गुजरते रहते हैं, लेकिन उनकी नजर इस ओर नहीं पड़ी। आपको बता दें, कीर्तिनगर में हाल ही में 2 खनन पट्टे चौपड़ियों और जुआलगढ़ में स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन खनन के लिए सभी नियम कानूनों को दरकिनार किया जा रहा है। यहां खनन करने के लिए अलकनंदा नदी को डाइवर्ट तक कर दिया गया है। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।